भी काफी कुछ हमने कर लिया था। नायकाज हम कंप्लीट कर चुके थे, इन विच द लास्ट पॉइंट वाज दैट ठीक है भाई, एडवेंचरस एंड प्लेफुल पॉलिसीज ऑफ रामाराया टू क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट्स, कि रामाराया की जो है ऊटपटांग हरकतें और जालसाजी की जो नियत थी, जो उनकी हरकतें थी वो क्या थी, जालसाजी, डिप्लोमेसी, दोगलापन, और ये दोगलेपन की ट्रिक्स उन्होंने खेली सुल्तान के खिलाफ। इसी चीज का क्यों खेली थी, आई थिंक ही वाज इन अ विल टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। उन वो सोच रहे थे कि उनको बेनिफिट हो जाएगा, और उल्टा हो गया बेनिफिट सुल्तान को, क्योंकि सुल्तान से एक हो गए, और एक होने के बाद रिजल्ट क्या रहा, उन्होंने मिलकर उनकी फोर्सेज ने कंबाइन होकर रामराय की फोर्स पर अटैक किया। आफ्टर दैट रामराय गॉट डिफीटेड, एंड आफ्टर दैट एज अ रिजल्ट ही फेस्ड एन इंसल्टिंग डिफीट एंड टू अनलीड द विजयनगर एम्पायर। ये खत्म हुआ द एपोजी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर, कि भाई आपने एम्पायर की डायनामिक्स भी पढ़ ली, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर डायनामिक्स ऑफ द एम्पायर, आपने ये भी समझ लिया कि कैसे वो एम्पायर डिक्लाइन की तरफ गया। ठीक है, नाउ आई थिंक नेक्स्ट पॉइंट इज द रायाज एंड द नायकास। व्हाट अबाउट द रायाज एंड द नायकास? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, Rayas, as we discussed before, in the relation to which we will be analyzing a feature detail related to the Nayakas. Rayas के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, that Rayas were considered to be the rulers of Vijayanagar Empire. And second thing, हम ये ऊपर ही बात कर चुके हैं that in relation to these Rayas only we will try to understand and analyze the features and proper detail related to the Nayakas. यानी कि third most important point comes if we will study Nayakas by relating them to रायाज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब नायकाज रायाज के कुछ लगते थे, या नायकाज का रायाज के साथ कुछ रिलेशन था? यस, ऑब्वियस था, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ नायकाज in the field of or in the rulership of Rayas? Actually, when the Rayas were rulers at that point or on that duration of time, the Nayakas were used to be their military commanders, military chiefs who used to execute their armies. But execute me, sorry, who used to execute the functioning of their armies. ये था इंट्रोडक्शन। ले लेते हैं, who were the actual Nayakas? The military chiefs who used to control forts, having armed support, often moving from one area to another, where got support of the peasants in many cases in looking for the fertile lands to settle. शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, नायकाज असल में थे कौन? एक्चुअली में फर्स्ट ऑफ ऑल तो नायकाज वर द मिलिट्री कमांडर्स और मिलिट्री चीफ्स। किन के? रायाज के। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनका काम था जो फोर्ट्स हुआ करते थे रूलर्स के, यानी कि जो महल हुआ करते थे रूलर्स के, उनको कंट्रोल करना। थर्ड पॉइंट था, उनका जो काम था टू कंट्रोल फोर्ट्स विद द हेल्प ऑफ आर्म्ड सपोर्ट, यानी कि कंप्लीट आर्म्ड सपोर्ट का सहारा लेकर, कंप्लीट फौजी सहारा लेते हुए, कंप्लीट आर्म्ड सपोर्ट लेते हुए, देयर वर्क वाज टू कंट्रोल द फोर्ट्स रिलेटेड टू द रूलर्स या रिलेटेड टू द रायास। ठीक है। चौथी पॉइंट, इसीलिए क्या है, फोर्ट कोई एक तो होता नहीं था, कई जगह पे कई सारे फोर्ट्स होते थे रूलर्स के। दैट्स व्हाई इन मिलिट्री चीफ्स का मूवमेंट लगातार एक जगह से दूसरी जगह बना रहता था। दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, और वी कैन से दैट दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, और इसीलिए क्या है, इनका जो ये काम था, इस काम की वजह से इनको जगह जगह पर किसानों का और मजदूरों का बड़ा ही सपोर्ट मिला, और ये मजदूरों का और किसानों का सपोर्ट चाहते भी थे, बिकॉज इनकी एक ही इच्छा थी। इन मैक्सिमम केसेस जहां भी ये गए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इनकी एक ही इच्छा थी कि इनको कहीं पे कोई उपजाऊ जमीन मिल जाए और वहां पर ये सेटल आउट कर जाए। ये तब तक मूव करना पसंद करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब तक इनको लगता था कि भाई हमें कोई ढंग की जगह नहीं मिल रही है जहां पर हम सेटल हो सके, बिकॉज इनको इतनी फीजिबिलिटी रूलर्स की तरफ से मिल चुकी थी या दी जाती थी कि इफ यू वांट टू सेटल समवेयर, देन आई थिंक सर्च सम फर्टाइल लैंड एंड आफ्टर दैट यू कैन सेटल डाउन देयर। बट वो उन्हीं की मर्जी के हिसाब से होता था ना, इसीलिए दैट्स व्हाई टिल द टाइम they were in a search of a proper fertile land according to their wish, according to their will, so as to provide them access to the required resources for their so called livelihood. वो तब तक जो है they used to move from one place to another, or we can say they used to move from one area to another, and as soon as they used to get fertile land, after that they used to settle down. ठीक है,
सेकंड पॉइंट आते हैं, लैंग्वेजेस क्या क्या बोली जाती थी नायकाज में। दो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस वो लोग बोलते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। द रीजन्स इंक्लूडेड इन विजयनगर एम्पायर वर मोस्ट importantly related to today's Andhra, Telangana and some parts of Karnataka। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये तीन स्टेट्स जो आज की हैं उनके एरियाज विजयनगर एम्पायर में आते थे। तो लैंग्वेजेस भी फिर कौन सी बोली जाती होंगी? आंध्रा और तेलंगाना में लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? तेलुगु। और कर्नाटक के पार्ट्स में लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? कन्नड़। Therefore, we can easily understand that the languages spoken by all these Nayakas, most importantly and prominently, were the two languages. First was Telugu and second was Kannada. Third point, in most cases submitted to the authority of the kings in Vijayanagar, but in some cases rebelled too, where they used to be subdued through an efficient military action. अब इनकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस, इनके वजूद के बारे में बात करते हैं। तो पहली बात तो टेक्निकली अगर देखा जाए, टेक्निकली और प्रोफेशनली, इफ वी टॉक अबाउट द पोस्ट and about the work of these Nayakas, the military commanders or the military chiefs of the Rayas, तो टेक्निकली और प्रोफेशनली तो कंप्लीटली ये समर्पित होते थे राजाओं के सामने। यानी कि राजा जो कहेगा वो ये करेंगे। दे वर कंप्लीटली सबमिटेड टू द अथॉरिटी ऑफ द किंग। फर्स्ट पॉइंट, किंग ऑफ वेयर? विजयनगर, यानी कि रायाज। सेकंड पॉइंट, लेकिन कुछ केसेस में कहीं कहीं पर नायकाज विद्रोह भी कर देते थे। किनका? राजा का। और जहां पर वो विद्रोह करते थे राजा का, प्रॉपर तरीके से मिलिट्री एक्शन का सहारा लेकर करते थे। बिकॉज अगर वो विद्रोह राजा का कर रहे हैं तो ऑब्वियसली छोटा मोटा विद्रोह या छोटी मोटी रिबेलियन से काम तो चलेगा नहीं। और अगर वो रिबेलियन कर रहे हैं अगेंस्ट द किंग तो वो रिबेलियन का रीजन भी छोटा मोटा नहीं है। देयरफॉर दे यूज्ड टू गेट रिबेल्ड अगेंस्ट द किंग, ठीक है, थ्रू अ वेरी मिलिट्री एफिशिएंट मिलिट्री एक्शन। तो ऑब्वियसली राजा भी उनका जवाब उसी एफिशिएंट मिलिट्री एक्शन के थ्रू देने की कोशिश करता था। ठीक है, नाउ पार्ट बी, मेजर इनोवेशन इन द एम्पायर रिलेटेड टू द नायकाज। अब आप कहोगे सर कुछ खास बात बताइए नायकाज के बारे में, तो देख लेते हैं नायकाज से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो उनको खास बनाती हैं। यानी विजन एम्पायर इंपॉर्टेंट इनोवेशन, कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस पर हम चर्चा करेंगे जो नायकाज से रिलेटेड क्या है भाई। फर्स्ट पॉइंट, अमर नायका सिस्टम या अमर नायका सिस्टम क्या है? मैनी फीचर्स डिराइव्ड फ्रॉम इख्ता सिस्टम इन द दिल्ली सल्तनत। यानी कि आप समझिए कि पूरे के पूरे एम्पायर को मूव कराने के लिए, पूरे के पूरे एम्पायर फंक्शनिंग जो उसके बारे में बात हो रही है। तो हम यही बात करेंगे जैसे कि हर whenever we talk about empire or whenever we talk about any some fourth, fifth, sixth, तो ऐसे ही when we talk about विजयनगर एम्पायर, then also related to विजयनगर एम्पायर कुछ ऐसी बातें होंगी जो शायद किसी दूसरे एम्पायर में हमें देखने को ना मिली। लाइक चोला रूलर्स की अपनी कुछ खास बातें थी, हर्षोहालास की अपनी खास बातें थी, लाइक सतवाहना वंश के राजाओं की अपनी खास बातें थी, गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स की अपनी कुछ खास, यानी कि हर डायनेस्टी से जुड़े हुए रूलर्स की या हर रीजन के रूलर्स की अपनी कुछ ऐसी चीजें होती थी। ऑब्वियसली बिकॉज इन देयर कल्चर देयर रीजन वाज डिफरेंट, जो किसी दूसरे रूलर आए थे जुड़ी हुई। तो ऐसे ही हम कुछ देखेंगे कि नायकाज ने ऐसा कौन सा इनोवेशन किया विजयनगर की एम्पायर क्रोनोलॉजी में जो I think माना गया in the history of Vijayanagar Empire. Let's see first point, Amar Naika. Military commanders often lauded with the territories. पहली बात तो हम कुछ खास चीजें देख लेते हैं जो शायद किसी और तरह के किसी भी एम्पायर के अंदर इस तरह की चीजें या इस तरह की हायरार्की नोटिस नहीं होती। फर्स्ट वर अमर नायकास। हु वर एक्चुअली अमर नायकास? अमर नायकास मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे जिनको रायाज की तरफ से इनाम के तौर पर बहुत सारी टेरिटरीज दे दी जाती थी फॉर वन और दी अदर मिलिट्री विक्ट्री। यानी कि एक या दो मिलिट्री, जैसे जैसे मिलिट्री एक्शन हुआ कहीं पे और मिलिट्री एक्शन में अगर कामयाबी मिल गई
इनको मिलिट्री कमांडर्स को, किनके मिलिट्री कमांडर्स को, रायाज के मिलिट्री कमांडर्स को। तो ऑफनली जो रायाज हुआ करते थे वो मिलिट्री कमांडर्स को तोहफे में गिफ्ट में कई टेरिटरीज दे दिया करते थे, लो भाई तुम्हारा इनाम कि तुम ये रियासत रखो जाए। तो उनको अमर नायकाज नाम दिया गया। सेकंड पॉइंट, collected revenues and other due citizens, craft persons and traders of the area related। उनका मेन काम क्या होता था? उनका मेन काम होता था एक तो टैक्सेस कलेक्ट करना, साथ में कर्ज, जैसे किसी को कर्ज दिया है तो उसके कर्ज की बकाई रकम मतलब वसूल करना। तो पहला पॉइंट था टैक्सेस कलेक्ट करना, सेकंड था कर्ज वसूल करना। किनसे? स्पेशली मजदूरों से, किसानों से, कारीगरों से, शिल्पकारों से यानी कि क्राफ्ट पर्सन से, और व्यापारियों से। और ये सारे के सारे लोग कहाँ के होते थे? उस एरिया के जो एरिया अंडर सुपरविजन दिया जाता था टू पर्टिकुलर अमरनायका। बिकॉज ऑब्वियसली कोई एक अमरनायका तो पूरे रूलर को संभालेगा नहीं, एंड मतलब सॉरी पूरे के पूरे एम्पायर को संभालेगा नहीं। तो देयर वर डिफरेंट डिफरेंट अमरनायकास बीइंग पोस्टेड और बीइंग अपॉइंटेड और बीइंग ऑथराइज्ड फॉर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स। देयरफॉर वो अपने अपने रीजन के हिसाब से अपने रीजन में रेवेन्यूज कलेक्ट करते थे, पीजेंट से ड्यूज कलेक्ट करते थे, क्राफ्ट पर्सन से भी ड्यूज कलेक्ट करते थे, ट्रेडर्स से भी ड्यूज कलेक्ट करते थे या टैक्सेस कलेक्ट करते थे, out of which retained some part to maintain a stipulated contingents of horses and elephants and for personal use too। और जब वो टैक्सेस और ये रेवेन्यूज और ये सब कर्ज मतलब कर्ज वसूली करते थे, तो उसके बाद वो वसूल करना अलग रख लेते थे। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ पैसा वो अलग रख लेते थे, किस चीज के लिए? अपने घोड़ों की मेंटेनेंस के लिए, अपने हाथियों की मेंटेनेंस के लिए, या हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स जो आर्मी में थे उनकी उनकी मेंटेनेंस के लिए, अलॉन्ग विद कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए भी। अंडरस्टूड? आप हो गए, राजा से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती थी इनको, नहीं होती थी। तभी तो सुपर पावर, मतलब तभी तो मैंने कहा ना कुछ खास चीजें इनको दे रखी थी किंग से। यानी कि टू after collection of revenues, after collection of dues from all the classes, all the social classes, either peasants or craft persons or traders of the area related, ठीक है, उसमें से उनको पूरी अथॉरिटी होती थी कि यू सी दैट वेदर हाउ मच बजट यू नीड टू एक्सपैंड ऑन horses, to expand on elephants, and along with how much do you need for your expansion, personal use। वो निकाल लो, निकालने के बाद हिसाब दे दो राजा को। ये होता था इनका। Next point, the related contingents thereby were having a task business of providing the kings of Vijayanagar forces। यानी कि सिंपल सी बात थी, उनको मेंटेन करनी होती थी घोड़ों और हाथियों की फौजों को, उनको मेंटेन करना होता था। तो वो जब वो घोड़ों और हाथियों की फौजों को मेंटेन कर देते थे, तो उसके बाद उन फौजों को, उन कंटिजेंट्स को ऑफ हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स कुछ काम डिसाइडेड और देवर असाइंड विद सम टास्क बिजनेसेस। क्या होता था वो काम भाई? कि विजयनगर के राजाओं को मजबूत से मजबूत फौज खड़ी करके दो आप। ऑब्वियसली भाई सीधी सी बात है, देखिए अब आप समझ गए होंगे अमर नायकास क्या करते थे। जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसमें से एक बड़ी रकम निकाल के इनको अपग्रेड करते थे, घोड़ों को, हाथियों को मेंटेन करते थे, और इन घोड़ों और हाथियों का ख्याल रखने वालों को मेंटेन करते थे। और इनका काम क्या होता था? इनका सिंपल काम होता था कि विजयनगर के राजाओं के शान में बेहतर से बेहतर फौज फौज तैयार करके उनके लिए खड़ी कर दी जाए, with the help of which they brought entire southern peninsula under their control। और इन्हीं contingents जिन पर आई थिंक अमर नायकास का इतना बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हुआ करता था, that with the help of which अमर नायकास used to provide great forces to the kings of Vijayanagar। इन्हीं फोर्सेस की मदद से विजयनगर के राजाओं ने लगभग लगभग पूरा सदर्न पेनिनसुला अपने अंडर कंट्रोल ले भी लिया। यानी कि these forces were so amended, these forces were so well prepared, these forces were so well coordinated, and these forces were so rootedly prepared that इन forces का रिजल्ट मिला। और विजयनगर के रूलर्स को काफी टेरिटरीज स्पेशली रिलेटेड टू द पेनिनसुला, दैट टू सदर्न पार्ट ऑफ दैट पेनिनसुला, यानी कि नीचे के पार्ट्स की बात हो रही है, नीचे के बहुत सारे पार्ट्स उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल यूजिंग सच आर्मीज किए या कॉन्टिंजेंट्स। Some part of the revenue also invested upon the maintenance of temples and irrigation works। भाई रेवेन्यू आपने कलेक्ट किया, उसका एक बड़ा भाग आपने आर्मी पे खर्च कर दिया जो हमने ऊपर पढ़ा। उसके बाद उसका एक अच्छा खासा पार्ट जो है आर्किटेक्चर पर भी खर्च किया जाता था। आर्किटेक्चर में इंपॉर्टेंटली किस पर खर्च किया जाता था? कंस्ट्रक्शन एंड अपग्रेडेशन एंड अपडेशन ऑफ टेम्पल्स।
यानी कि मंदिरों पर भी अच्छा खासा धन वहन किया जाता था। तो रेवेन्यूज में से एक पार्ट टेम्पल्स के लिए निकाल लिया जाता था और एक पार्ट निकाल दिया जाता था किसानों के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराने के लिए। यानी कि एक्चुअली द रेवेन्यू कलेक्टेड वाज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। वन was for preparation and maintenance of contingents of horses and elephants. Second, some for personal use. Third, for the maintenance of temples. And fourth, for maintaining irrigation works related to the peasants and farmers according to the needs and requirements of the particular region. Understood? Now we shall come to next point is offerings. What is offerings? कौन ऑफर करता था? शायद अमर नायकास कोई ऑफर करना होता था किनके सामने? ऑब्वियसली ऑफर किसको करेंगे? उनसे बड़ा कौन होता था? राजा होता था। तो आई थिंक ये तो हम कल पढ़ेंगे बिकॉज आई थिंक फॉर टुडे द टाइमिंग्स ऑफ द क्लास इज ओवर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम ऑन टू द स्क्रीन प्लीज। राया